बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग सेकेंड ईयर से अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर जो है ये पेपर में आ जाता है और बहुत ही एक टेक्निकल टॉपिक है। इसको आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज जो है इसको समझना पड़ेगा। तो आज के जो टॉपिक का नाम है जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से लिया गया है और इस टॉपिक का जो नाम है उसको कहते हैं हम नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा कि मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन कैसे जाता है, कौन सी टेक्निक है इसके पीछे, तो इसको ही हम लोगों ने आज देखना है। तो सबसे पहले नर्व इम्पल्स क्या है, इसकी सबसे पहले हम लोग लेंगे डेफिनेशन। इसकी हम देखेंगे डेफिनेशन और डेफिनेशन में हम लोग बताएंगे कि नर्व इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स इज़ ए वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। यानी बेसिकली जो इम्पल्स है वो किस वजह से होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं विच ट्रैवल थ्रू द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, विच ट्रैवल थ्रू द entire length of neurons। अब यहाँ पे डेफिनेशन तो बता दी, लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक कि ये कोई इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं, कोई केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट भी होती है। किस किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक तो इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और दूसरा इसके अंदर मूवमेंट ऑफ आइंस होती हैं, मूवमेंट ऑफ आइंस। अब ये देखने में किताबी बातें हैं ये सारी की सारी, लेकिन इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देखें, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस बात पे गौर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। अब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोकेमिकल, अगर आपने कभी बैटरी देखी हो जो गाड़ियों में भी लगती है और यूपीएस वगैरह के साथ भी अटैच होती हैं, बेसिकली उसमें क्या हो रहा होता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो फ़्लो करते हैं, उसी को ही हम लोग फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर भी यही काम हो रहा है, उसके अंदर भी मूवमेंट ऑफ आइंस भी हो रहे हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ख़ास तरीके से मूव करेंगे पूरी न्यूरॉन में, जैसे बिजली की तार में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं। इसी वजह से हमने कहा कि नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव, ये एक वेव की तरह आगे बढ़ती है ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं जो कि ट्रैवल करती है, जैसे बिजली की जो है वो तार में ट्रैवल करती है तो ये भी ट्रैवल करेगी, बिल्कुल सेम चीज़ है। इसको समझने के लिए, इसको और आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ पे गौर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अभी हम मेम्ब्रेन को नहीं देखते, पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। पोटेंशियल कहते हैं काम करने की सलाहियत, ठीक है। जैसे हम किसी को कहते हैं शख्स को कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हैं, उसके अंदर सलाहियत है। इलेक्ट्रिकल यानी बिजली को या करंट को आगे भेजने की सलाहियत। अब होता क्या है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, याद रखें, जब दो चार्जेस, मिसाल के तौर पे ये देखें, आपने घर के अंदर सॉकेट्स तो देखी होंगी, सॉकेट्स के अंदर यहाँ पे दो ओपनिंग्स होती हैं, एक
है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव होती है। इसमें हम प्लग करते हैं तो हमारी कोई भी चीज़ जो है वो ऑन हो जाती है। याद रखें, जब भी दो चार्जेस किसी भी इंसुलेटर की मदद से हम लोग सेपरेट करते हैं, उसके अंदर पोटेंशियल आ जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ जाता है, यानी उसमें काम करने की सलाहियत आ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला क्या है, नेगेटिव है। इनके दरमियान में एक प्लास्टिक है और इस प्लास्टिक को हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय, ठीक है, इंसुलेटर, तो इसके अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो हम भी इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। कोई भी चीज़ प्लग इन कर दें वो ऑन हो जाएगी और ये अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। मैनिफेस्ट का मतलब होता है इजहार करना। ये अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा बाय द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, बाय द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यानी जब हम दो चार्जेस को, पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग-अलग कर देंगे तो वो इजहार करेगा कि जी मुझ में अब काम करने की सलाहियत आ गई है, मैं अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ और इस तरीके से कोई भी चीज़ को ऑन किया जा सकता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हुआ, व्हेन टू चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनको जब हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटर, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये हो गई बात। सिमिलरली अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो पूरा टॉपिक समझ में आ गया। एक होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इसी तरह एक होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम आ रहे हैं न्यूरॉन की तरफ। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अभी बिल्कुल इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, यही वाली बात। व्हेन टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसी तरह हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं, से मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन बना देता हूँ आपके लिए। ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, दिस इज़ न्यूरॉन। ये सेल बॉडी आ गई, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ये न्यूरॉन, ये एक्सोनल पार्ट आ गया, ये एक्सोनल पार्ट आ गया, ये इसके न्यूक्लियस आ गया और ये इसके डेंड्राइट्स आ गए। अब थोड़ी देर के लिए इसी डेफिनेशन को समझ लें, टू चार्जेस। तो क्या होगा कि ये देखें, टू चार्जेस, ये नेगेटिव मैं इनसाइड बना रहा हूँ और पॉजिटिव सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड बना रहा हूँ। अब वही डेफिनेशन जो एक बैटरी में है, जो आपके घर के अंदर स्विच के अंदर है, वही चीज़ इसके अंदर आ गई। इसमें भी क्या हो गया कि इसके अंदर भी टू चार्जेस हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और इंसुलेटर इसमें क्या हुआ, सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। और इस केस में इंसुलेटर क्या है, इस केस के अंदर इंसुलेटर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये आ गया जी सेल मेम्ब्रेन, वही सेम चीज़ आ गई, कोई फ़र्क नहीं है। व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर विच इज़ हेयर सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन, तो इसको हम कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलेंगे। अब यहाँ पे इसी से ही हम लोग एक और डेफिनेशन जनरेट कर लेते हैं कि व्हेन आवर न्यूरॉन इज एट रेस्ट, जब हमारी जो न्यूरॉन है वो रेस्ट कर रही होती है, जब हमारी न्यूरॉन को हमने किसी भी इस्तेमाल में नहीं लाते, उससे हम कोई काम नहीं ले रहे, उसमें से कोई मैसेज नहीं गुजर रहा, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन वो इनसाइड क्या होती है, नेगेटिव, जैसे कि डायग्राम में भी शो किया गया है, और यही सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड क्या होती है, पॉजिटिव, जैसे कि हमने डायग्राम में शो किया हुआ है। तो याद रखें, जब सेल मेम्ब्रेन से कोई काम नहीं लिया, जब न्यूरॉन से कोई काम नहीं लिया जाता, जब न्यूरॉन एट रेस्ट होती है, तो उस टाइम कंडीशन अगर पूछ ली जाए तो क्या होगी, आप कहेंगे जी सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं क्योंकि पूरा सेल है, सेल के अंदर थ्रू आउट क्या है, नेगेटिव चार्जेस, और सेल के बाहर क्या है, थ्रू आउट पॉजिटिव चार्जेस। तो क्योंकि ये एट रेस्ट है,
तो हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नया नाम रख देना है, इसको हम लोग कहेंगे RMP, RMP यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। दो बातें यहाँ पे आ गई। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पहली बात जब वो न्यूरॉन रेस्ट पे है, दूसरी बात रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है वो हमेशा नेगेटिव इनसाइड होगी और पॉजिटिव आउटसाइड होगी। इसको हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको हम लोग नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग। जाहिर बात है इसमें से कोई करंट अभी पास नहीं हो रहा क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है अभी, ये क्योंकि एट रेस्ट है ये। तो पहली बात तो आप लोगों ने क्लियर कर दी कि व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड व्हेन द सेल इज मोर नेगेटिव इनसाइड, ठीक है, एंड आउटसाइड क्या होगा, पॉजिटिव, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद अगर नेगेटिव इनसाइड होगा और पॉजिटिव आउटसाइड होगा तो वो क्या कहलाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हम लोग ये देख रहे थे कि नेगेटिव इनसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड कंडीशन को क्या बोलना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब अगला टॉपिक जो यहीं से ही इसको आगे लेके चलेंगे, अब हमने सिर्फ एग्जामिनर को ये बताना है कि नेगेटिव इनसाइड ही क्यों होता है और पॉजिटिव आउटसाइड क्यों होता है, या व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द नेगेटिव चार्जेस which are present in the cell membrane and the positive charges which are present outside the cell membrane। इसकी वजह बता देनी है हमने। अब वो कैसे बताएंगे इसको, अब हम लोग कुछ इस तरीके से एलैबोरेट करेंगे नर्व इम्पल्स को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे एक पंप का, और उस पंप का नाम है सोडियम पोटाशियम पंप। इसको मैं ज़रा क्लियर कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे डायाग्राम से भी आपको सही तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इसके फैक्टर्स। अभी हम बताने लगे हैं आपको कि इन फैक्टर्स के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे आएगा। तो सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं कि ये क्यों नेगेटिव इनसाइड क्यों होता है। मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ फैक्टर्स की। तो सबसे पहले आप यहाँ बताएंगे नंबर 1 सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, पहले तो आप इसकी हेडिंग बना लें। अब आ जाते हैं हम डायाग्राम की तरफ। अब हम लोग डायाग्राम बना लेते हैं। तो डायाग्राम में अगेन ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास आ गई सेल बॉडी, ये हमारे पास आ गया एक्सोनल पार्ट, और यहाँ पे हमारे पास जाके आ गई एक्सॉन की एंडिंग्स। ठीक होगी बात। ये आ गया सेल बॉडी का न्यूक्लियस। ये आप लोग पहले प्रीवियस लेक्चर्स इसका समझेंगे क्योंकि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब हो चुका है। अब होता क्या होता ये है कि हमारी जो न्यूरॉन होती है, जिस तरह ये सेल मेम्ब्रेन है थ्रू आउट इसकी, इस न्यूरॉन के ऊपर जगह जगह पे एक पंप होता है। उस पंप को हम लोग कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये देखें आप लोग, ये है सोडियम पंप और एक इसमें आ जाएगा पोटेशियम पंप। तो ये आप लोगों ने सबसे पहले इसमें ये बताना है। ये ले, तो ये हमारे पास आ गया सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। इस तरह के लाखों पंप होते हैं थ्रू आउट दी सेल मेम्ब्रेन। जाहिर बात है हमने समझना है, हम एक ही पंप बना रहे हैं। अब एक और बात, आपने वैसे बहुत से आयंस इन्वॉल्व होते हैं नेगेटिव इनसाइड लाने में, क्योंकि हमने बताना है कि नेगेटिव इनसाइड क्यों है। लेकिन दो आयंस ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। एक का नाम है सोडियम आयन, सोडियम आयन,
और एक का नाम है पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन। अब याद रख लें, सोडियम सेल के अंदर भी होता है, सोडियम सेल के बाहर भी होता है, पोटेशियम सेल के बाहर भी होता है और पोटेशियम सेल के अंदर भी होता है। तो फिर हमने ये कहानी क्यों बताई? ये कहानी इस वजह से बताई कि जो सोडियम होता है बाहर जो है अंदर के सोडियम की निस्बत 10 टाइम्स होता है। 10x का मतलब 10 गुना होता है। यानी अगर अंदर सोडियम 1 है तो बाहर कितने होंगे? 10। इसी कहते हैं 10 टाइम्स। इसी तरह पोटेशियम बाहर भी होता है और पोटेशियम अंदर भी होता है, लेकिन अंदर पोटेशियम बाहर के पोटेशियम की निस्बत 20 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल से बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम ज़्यादा है और इंट्रा सेलुलर जो है वहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है। यूँ कह सकते हैं, यूँ भी कहा जा सकता है कि अंदर की निस्बत बाहर पोटेशियम 10 गुना होता है और बाहर की निस्बत अंदर पोटेशियम 20 गुना होता है। पहली बात तो आपने ये बता देनी है। अब होता क्या है? अब आ जाता है इस पंप का काम जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप क्या करता है? ये पंप जो है जैसे घर की मशीन चल रही होती है पानी को छत पे ले जाने के लिए, इसी तरह ये पंप भी कभी ऊपर को ओपन होता है, कभी अंदर को, कभी ऊपर को, कभी अंदर को। और ये जो पंप जब ऑपरेट होता है तो जब ये बाहर की तरफ को ऑपरेट होगा तो तीन सोडियम आयंस को ये बाहर फेंक देगा। ये देखें, 3 सोडियम आयंस को ये बाहर फेंक देगा। और जब ये अंदर की तरफ को चलेगा तो 2 पोटेशियम आयंस, 2 पोटेशियम आयंस इसको कहाँ फेंक देगा? अंदर फेंक देगा। दोबारा सुन लें कि जब ये पंप जो है जब चलेगा मशीन की तरह, पंप है ना, ये चल रहा है, कभी बाहर खुल रहा है, कभी अंदर खुल रहा है, कभी बाहर खुल रहा है। जब बाहर खुलेगा तो अंदर से 3 सोडियम आयंस उठाएगा और उनको बाहर फेंक देगा, और बाहर से जब अंदर खुलेगा 2 पोटेशियम आयंस उठाएगा, अंदर फेंक देगा। एक और चीज़ भी यहाँ पे बड़ी काबिल गौर है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम कर रहा है। वर्ड मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अगेंस्ट द ग्रेडियंट। वैसे तो पंप करते ही अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम है। मिसाल के तौर पे पानी को छत से ज़मीन पे लाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन जब पानी को एंटी ग्रेविटी लेके जाना हो तो आपको पता है उसे अगेंस्ट द ग्रेडियंट बोलेंगे, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सोडियम को वो बाहर निकाल रहा है, हालांकि अंदर सोडियम पहले ही कम है, बाहर 10 गुना है। तो ये क्या हुआ? कम से ज़्यादा की तरफ भेज रहा है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो गया। इसी तरह बाहर जो है पहले ही पोटाशियम कम है और उसको बाहर से अंदर की तरफ लेके आ रहा है, तो थोड़े से ज़्यादा की तरफ लेके आ रहा है, तो क्या ये भी क्या हो गया? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। इसी वजह से जब भी कोई आप लोग काम अगेंस्ट द ग्रेडियंट करते हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये जो पंप है, ये जो मशीन है, ये जो मोटर है जिसको मैं सोडियम पोटाशियम पंप कह रहा हूँ, ये भी किससे चलती है? बिजली से चलती है, और इसकी बिजली का नाम है ATP, यानी ये यहाँ से एनर्जी हासिल करेगा। अब सोचें, खुद सोचें कि जब एक मशीन चल रही है वो 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंक रही है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर फेंक रही है, तो अंदर कौन सा चार्ज कम हो जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? देखें, ये 3, एक शख्स है वो 3 रुपए बाहर फेंक रहा है और 2 रुपए अंदर लेके आ रहा है। जेब से 3 रुपए बाहर फेंक रहा है, 2 रुपए अंदर लेके, तो उसके पास पैसे कम होंगे या ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली कम होंगे। इसी तरह ये हर पंप के साथ 3 सोडियम बाहर, 2 पोटाशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटाशियम अंदर लेके आ रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई कि अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने नेगेटिव का वर्ड नहीं बोला कि अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अभी सिर्फ मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ कि अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि 3 सोडियम बाहर 2 पोटाशियम अंदर। तो आगे चलते हैं, नेगेटिव कैसे आएगा फिर, तो दूसरी हेडिंग बना लेते हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। अब यहां पे आपकी जो है ये गेम चेंजर होगा आपका। हमारे सेल के अंदर बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक आयंस होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे तो और भी आयंस हैं, मिसाल के तौर पे क्लोराइड आयन भी होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स, क्योंकि हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनके अमाइनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, उन पे भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब मैं दोनों कहानियों को जोड़ दूंगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अंदर 3 सोडियम थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 तो नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, और 3 ही क्या थे, पोटेशियम थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब सोडियम पे भी प्लस चार्ज होता है और पोटाशियम पे भी प्लस चार्ज होता है। दोनों को अगर प्लस चार्ज जमा करें तो क्या आएगा, +6। ठीक होगी बात। अब मान लेते हैं अंदर नेगेटिव आयंस जो हैं, ऑर्गेनिक आयंस जो हैं, जिनकी भी मैंने बात की, वो भी कितने हैं, वो भी हैं 6। तो मैं नाम क्या दे देता हूं, -6। अब यहां पे ये क्या हो जाएंगे, कैंसल, नेट रिजल्ट 0। लेकिन अब अगर आप देखें, जब ये पंप चलेगा तो क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा। तो जब 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो ये 3 सोडियम के बजाय कितने सोडियम रह गए, 0 सोडियम, खत्म। और जब 2 पोटाशियम अंदर आएंगे तो 3 पहले थे, 2 ये आ गए, तो कितने हो गए, 5 पोटाशियम आयंस हो गए। जबकि हमारे पास अभी भी नेगेटिव अंदर कितने हैं, -6 आयंस। तो -6 में से जब 5 आप निकाल लेंगे तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, -1। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब ये पंप चलेगा तो अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब पूरी कहानी को जोड़ देते हैं कि जब सोडियम पोटाशियम पंप चलता है तो 3 सोडियम आयंस बाहर, 2 पोटाशियम आयन अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। जबकि ऑर्गेनिक आयन, जो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस हैं, वो तो अंदर ही हैं, वो कसरत में हो जाएंगे, वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे। जबकि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बुनियादी तौर पे किस वजह से हो रहा है, सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से। दूसरी वजह नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। और तीसरी एक आखिरी हेडिंग और बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस। लीक का मतलब है कहीं से कोई चीज़, जैसे पाइप है, कहीं से सुराख हो गया, वहाँ से पानी लीक होने लग गया। सिमिलरली अब पूरी कहानी में आपने समझ लिया कि सोडियम बाहर ज़्यादा है, अंदर क्या है, पोटाशियम ज़्यादा। जब ये सोडियम पोटाशियम पंप चलेगा तो 3 सोडियम आयन बाहर फेंकेगा, 2 पोटाशियम आयन अंदर फेंकेगा। अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, और अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आखिरी मामला ये है कि होता ये है कि जैसे सोडियम पोटाशियम पंप होता है, इसी तरह हमारी न्यूरॉन्स में एक चैनल भी होता है, एक दरवाज़ा भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं पोटाशियम लीक चैनल्स। पोटेशियम लीक चैनल्स। अब पोटेशियम लीक चैनल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अब खुद सोचें, अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा थी, पोटाशियम। बाहर पोटाशियम की निस्बत अंदर 20 टाइम्स, और ऊपर से 3 सोडियम बाहर और 2 पोटाशियम इनसाइड, तो पोटाशियम अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्या होता है, होता ये है कि यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो दरवाजे हैं, यहाँ से चोरी छुपे
पोटाशियम आयंस जो हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, पोटाशियम लीक चैनल से लीक कर जाते हैं। इससे क्या होगा, पहले ही नुकसान हो रहा था, 3 रुपये दिए, 3 सोडियम दिए, 2 रुपये लिए, यानी 2 पोटाशियम लिए, पहले ही पैसों का नुकसान हो रहा था। ऊपर से जो पैसे आ रहे हैं उनमें से भी कुछ पैसे कहाँ भाग गए, ये लीक चैनल से बाहर भाग गए। नतीजतन मज़ीद अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अंदर पॉजिटिव कम होना शुरू हो गया है। और आखिर में जाके आप लोगों ने ये बता देना है कि नो नर्व इम्पल्स, यानी कि जब इम्पल्स नहीं गुजरती, जैसे अभी हमने बताया, तो अभी आपको बताया कि नेगेटिव इनसाइड हो जाएगा, नेगेटिव इनसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड। और आपने MCQ में बता देना है कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, -70 मिली वोल्ट। ये आपका MCQ होगा कि अंदर जो वोल्टेज आ गया है वो होगा -70 मिली वोल्ट। अगर कोई यूँ पूछ ले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितने वोल्ट होता है, तो -70 मिली वोल्ट होता है। इसी तरह साथ साथ पेज नंबर 62 पे एक MCQ भी है, वहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम के नीचे रेड लाइंस में कुछ लिखा हुआ है। ये जो पंप है, ये जो पंप है, इस पंप को हम लोग सोडियम पोटाशियम पंप तो कहते ही कहते हैं, लेकिन ये जो पंप है ये इसको हम लोग ये एंजाइम के तौर पे भी काम करता है। आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ होगा उस रेड लाइन में, एसोसिएटेड एंजाइम। एसोसिएटेड एंजाइम से मुराद, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें एक डोमेन होता है, यानी पंप का एक हिस्सा होता है जो एंजाइम के तौर पे भी काम करता है। और इसी वजह से इस पंप को हम सोडियम पोटाशियम पंप भी कहते हैं, और इसको हम लोग सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस भी कहते हैं, या एटीपेज भी कहते हैं। यानी ये जो पंप है ये एंजाइम के तौर पे भी काम करता है। अगर एंजाइम के तौर पे कहेंगे तो कहेंगे सोडियम पोटाशियम एटीपेज, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एटीपेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सोडियम एटीपेज करता क्या है, क्योंकि इस पंप को चलने के लिए ATP चाहिए, तो ये ATP को ब्रेक डाउन करता है किस में, ADP में, प्लस फॉस्फेट में। एनर्जी मिलती है इससे इसको, और फॉस्फेट भी इसको चाहिए होता है ताकि ये पंप जो है ये ऑपरेट हो सके। इसी वजह से इसको कहेंगे सोडियम पोटाशियम एटीपेज। लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इसको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी यानी ATP चाहिए। इस ATP को एनर्जी कौन दिलवाता है, एटीपेज। तो आप बेशक एटीपेज लिख दें, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है सोडियम पोटाशियम एटीपेज भी इसको हम लोग कहते हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर थी इसकी, जिसमें हमने आज पहली दफ़ा ये देखा कि नेगेटिव इनसाइड क्यों होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और पॉजिटिव आउटसाइड क्यों होता है। तो 3 बातें आपने याद रखनी है, सोडियम पोटाशियम पंप, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटाशियम अंदर, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस ये बढ़ जाएंगे, और आखिर में जो कुछ पोटाशियम आएंगे वो लीक कर जाएंगे। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।